लगातार सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। इस चैनल पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड उनके पैटर्न क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं और वहाँ सिलेबस क्या आ रहा है, इस बारे में चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पीजीटी बायोलॉजी को लेकर के रहेगा। जो शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग पीजीटी मास्टर करने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं पीजीटी बायोलॉजी, वहाँ सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ये जो सिलेबस आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये आपका हेल्प करने वाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम जहाँ पर पीजीटी लेवल पे आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि EMRS की अगर हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ आप AWES की बात करने वाले हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी से रिलेटेड बात हो गई, यहाँ एकलव्य मॉडल से रिलेटेड बात हो गई, या यूपी पीजीटी की बात अगर करने वाले हैं तो आज हम बात करेंगे इन सभी एग्ज़ाम में जो पीजीटी लेवल है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ये सिलेबस आपके सामने है। पहले सिलेबस की चर्चा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी बाउंड्री पहचान लेना ज़रूरी है। अगर हमें उसकी बाउंड्री नहीं पता है तो फिर आगे परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप टीजीटी मैथ से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पर ही वीडियो है, आप जाकर के चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ से मैथमेटिक्स टीजीटी लेकर के उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग और टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर एक बात देखें कि यहाँ पर जो पीजीटी लेवल पर मेन सब्जेक्ट अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें तो 11th और 12th बायोलॉजी अगर आपका कमांड है तो फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस है वो 11th-12th लेवल तक रहने वाला है। क्वेश्चन में ट्रिकनेस आ जाती है, बस ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ने लग जाती है। देखिए ज़रा, पहले चैप्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है लिविंग वर्ड। ये क्लास 11 से रिलेटेड है। सबसे पहले क्लास 11 से रिलेटेड ही चीज़ें चलने वाली हैं। द लिविंग वर्ड की बात करते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, लिविंग होने के लिए किस करेक्टरिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, कौन से प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, जिससे हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। लिविंग वर्ड में हमें ये सब सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ उसके बाद आ जाती है हमारे पास, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस वाज द नंबर 1, दिस इज द नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की स्टडी 1 बाय 1 पॉसिबल नहीं, जिसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम निकाला। जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक सिस्टम निकाला कि भाई क्लासिफिकेशन कर दीजिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दीजिए। तो वो जो नॉलेज मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कितने क्लासिफिकेशन पहले आए, 2 किंगडम आए, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है, जहाँ पर बैक्टीरिया को फाइनली डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ जो मेन फोकस है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे मेन फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ आपको लाइकेंस, वायरस और वायरॉइड्स के बारे में पढ़ना है। थर्ड की बात करें, थर्ड चैप्टर जो हमारा रिलेटेड है वो है प्लांट किंगडम से रिलेटेड। यानी कि जो आप यहाँ पर 5 किंगडम देखेंगे, वहाँ एक किंगडम तो आपका हो जाना है सर, अगर हम इसकी बात करें तो एक किंगडम हो जाना है सर आपका मोनेरा, ये देखिए। दूसरा हो जाना है प्रोटेस्टा, तीसरा आपका फंजाई हो जाना है, फंगस हो जाना है। उसके साथ साथ आपके पास प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, जिसको सेपरेट करके यहाँ पर दे रखा है। बात कर रहे हैं नंबर 4 की, तो हो जाएगा एनिमल किंगडम। यहाँ सारी प्लांट रिलेटेड आपने बातें कर लेनी है। प्लांट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, किस बेसिस पे बांटा गया, वो सारी बात होगी। उसके बाद एनिमल किंगडम की जब आप बात कर रहे हैं तो एनिमल्स, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी का नॉलेज रखते हैं, जाहिर है क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी तक पहुंच रहे हैं, वीडियो क्लिक किया है तो आप बायोलॉजी का नॉलेज रखते हैं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि एनिमल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है, डिस्क्राइब हुई है, उसमें 70% एनिमल है। सो एनिमल किंगडम इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टॉपिक एंड अ ह्यूज डिस्कशन। सो एनिमल किंगडम के बाद अगर हम बात करें नंबर 5 की, सो ये हो जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, जो आउटर बॉडी होती है, जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है जस्ट बाय अपीयरेंस की अगर हम बात करें, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में आपने बात करनी है। उसके बाद आपको बात करनी है, अगला चैप्टर हमारा नंबर 6 है, विच इज एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटमी का मतलब क्या होता है? एनाटमी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात करनी है, सो उसकी एनाटमी की बात करनी है। फ्लावरिंग प्लांट अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स, यानी कि जो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और एनाटमी आपको पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ
एंजियोस्पर्म्स की पढ़नी है, क्योंकि जो जनरल बात हो रखी है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके प्लांट किंगडम में कवर हो जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हम आगे मूव करने की बात करेंगे। सो यहाँ 6 चैप्टर तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हमको बात करनी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल में कौन से टाइप के टिश्यू रहते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है, उससे रिलेटेड बात करनी है। यहाँ पे आपको कुछ ये फ्रॉग की बात हो जाएगी, फ्रॉग से रिलेटेड उसके डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, और ये नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मतलब फ्रॉग से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी करनी है आपको। यहाँ पर पहले कॉकरोच भी हुआ करता था, ऑल्दो अभी वो रिमूव है, सो फ्रॉग की बात हमको करनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये 7 हो गया था। सो नाउ 8th, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी वालों के लिए जो मेन है वो सेल ही तो है, बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट, इसी से तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके बने हुए हैं। तो सेल जो है एक बड़ा टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेल यू कांट स्टडी द बायोलॉजी। सिमिलरली जैसे कि केमिस्ट्री में अगर हम एलिमेंट के बारे में नहीं पता, एटम क्या है, मॉलिक्यूल पता नहीं है, तो फिर आगे तो केमिस्ट्री का मतलब ही खत्म हो जाना है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको जो कवर करना रहेगा वो सेल कवर करेंगे, ताकि बायोलॉजी की इन डेप्थ नॉलेज हम ले सकें। अगली बात करते हैं 9th चैप्टर की, विच इज बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल आर दी कार्बन कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम। देखिए मॉलिक्यूल तो समझ आ गया, ग्रुप ऑफ एटम है सर, मॉलिक्यूल है, पर बायो वर्ड ने आपको क्या बताया, ऐसे कार्बन कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में मिल रहे हैं उनको बायोमॉलिक्यूल कहा गया, और उनकी सारी स्टडी यहाँ पर हो जाएगी। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मोनोमर क्या है, कौन पॉलीमर है, कौन जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है, कौन माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये सारी स्टडी आपको यहाँ पर करके जानी है। एंजाइम से रिलेटेड बात करनी है, एंजाइम के एक्शंस को पढ़ना है। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करते हैं। सेल्स जो होती हैं उनकी साइकिल क्या होती है। देखिए हर इंडिविजुअल में जो सेल साइकिल है उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है। अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो 24 घंटे में 24 आवर में एक सेल 2 सेल बना लेता है, यानी डिवाइड कर जाता है। और सेल डिवीजन की बात करें, डिवीजन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। सेल का जो डिवीजन है, ये वाली बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ सेल डिवीजन आप जानते हैं 2 टाइप के रहते हैं, माइटोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। सो इनका डिटेल स्टेज वाइज नॉलेज लेनी है, किस स्टेज में क्या होगा, कब जो माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर होगा, सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, ऐसी बहुत सारी नॉलेज यहाँ आपको लेनी है। नंबर 11 की अगर आप बात करें तो प्रिपरेशन में आ जाता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगेन हायर प्लांट्स की बात अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मेनली टारगेट उन्होंने कर रखे हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो होती है उससे रिलेटेड बात होनी है। ये चैप्टर नंबर 11 आपका हो रखा है। अगली बात करते हैं जरा हम कि आगे हमारा जो चैप्टर है वो क्या है। फोटोसिंथेसिस के बाद आपके पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में नंबर 12 चैप्टर होने वाला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का क्या रोल है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, यहाँ बहुत सारी साइकिल हो रखी होती हैं, आपको वो साइकिल्स पढ़नी होती है। ईटीएस हो गया, ईटीसी हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो जाती है, तुम्हारे रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो अरेंज किए जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कौन सी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, कौन सा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उन सारों की बात यहाँ हमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कर लेनी है। नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो इट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ कैसे हो सकती है सर जी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है यहाँ पर, और ग्रोथ करने के लिए जो रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, वो कौन कौन से यहाँ पर दे रखे हैं, उन्होंने लिखा भी है। ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबीए, एब्सिसिक एसिड की बात की है। उनके फंक्शन क्या है, कब फ्लावरिंग कराएंगे, किस प्लांट में किस में नहीं कराएंगे, ये बात होगी। अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए, मैं आपको स्लाइड करा देता हूँ। ये चैप्टर नंबर हमारा जो 14 है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ मेनली एनिमल में, और एनिमल में भी ह्यूमन टारगेटेड है, अगर आप देखेंगे ह्यूमन टारगेटेड है। वहाँ लिख भी रखा उन्होंने कि एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है। सो ह्यूमन से रिलेटेड पूरा आपको सिस्टम पढ़ के जाना है। यहाँ जो चैप्टर है इनको एनिमल फिजियोलॉजी में काउंट किया जाता है। यहाँ से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से नीचे तक जो चैप्टर आएंगे उनको एनिमल फिजियोलॉजी में काउंट करते हैं हम। और यहाँ आपको डिसऑर्डर भी पढ़ के जाने रहेंगे, जैसे अस्थमा क्या है, एम्फाइसीमा हो गया, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, फाइब्रोसिस है, सिलिकोसिस है, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको लगेगी। नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहाँ आप ब्लड की बात करते हैं, लिम्फ की बात करते हैं, और ब्लड वेसल, हार्ट वगैरह आप यहाँ पे पढ़ेंगे।
तो उनका सर्कुलेशन बॉडी में कैसे हो रखा है। अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस है, उन्होंने मार्क भी किया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसी से रिलेटेड सारी बातें हमको जानी है। एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बन सकता है वो ईसीजी से बनता है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपने दे दिया गया आपको, क्वेश्चन आ रखा है कि एक कोई पेशेंट है, उसका जो ईसीजी है वो इस तरीके से जा रहा है, उसके ईसीजी में ये वाला जो लूप है, ये वाला जो पीक है वो हाई है या लो है, सो उसका डिसऑर्डर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाते हैं। नंबर 16 की अगर हम बात कर रहे हैं, सो इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ आपको बात करनी रहेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अगेन ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे फोकस ज़्यादा रहने वाला है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम टॉक्सिक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। बाकी डायलिसिस हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, इससे रिलेटेड बात आपको कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 16 चैप्टर अभी तक आपको बताए गए, 17 चैप्टर में आप देखेंगे सर लोकोमोशन है, मूवमेंट की बात करेंगे। यहाँ आपके दो सिस्टम आ जाते हैं, एक तो मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, मसल्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, और अगली बात जो हो जाती है वो स्केलेटल सिस्टम को लेकर के हो जाती है। स्केलेटल सिस्टम के बहुत सारे डिसऑर्डर भी होते हैं, वो आपको देखने हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, गॉट क्या होती है, डिजीज होती है, ये सारी बात यहाँ करनी होगी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। आई होप आपको ईच बोन का नाम यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ किस पार्ट में कितना बोन है, कहाँ क्या लोकेटेड है। आगे बात करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 18 की, विच इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ नर्वस सिस्टम की बात होगी, ब्रेन की बात होगी, स्पाइनल कॉर्ड की बात होगी, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की बात होगी, नर्वस टिश्यू क्या होता है, न्यूरॉन क्या है, फंक्शनिंग कैसे है, साइनेप्स क्या होते हैं, ये सारा जो डिटेल है वो इस चैप्टर में आपको मिल जाता है। नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो हाईलाइटेड टॉपिक रहता है वो ये लिखा हुआ है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट हार्मोन, किस ऑर्गन से कौन सा, किस एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, अगर उसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होने वाले हैं। अगर हम एकेडमिक में जाकर के देखेंगे सो यहाँ तक की जो बात थी वो 11th लेवल की बात हो जाती है। 11th एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटी से आप नॉलेज ले सकते हैं बेसिक, और डिटेल पढ़ने के लिए फिर आप डिफरेंट बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो बात दे रखी है पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में, यहाँ से वो कंप्राइज करेगा 12th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो आप बेसिक नॉलेज अगर इनका लेना चाहते हैं तो आई मस्ट सजेस्ट, मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। एनसीईआरटी वो बेसिक बात है जो किसी भी चैप्टर से आपको रूबरू करा देगी। उसके बाद आप डिटेलिंग में जा सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जो बेसिक नॉलेज जो लिंक्ड है वो एनसीईआरटी से है। तो सबसे पहले अगर आप पीजीटी बायोलॉजी टारगेट कर रहे हैं तो 2 एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना रहेगा, एक 11th वाला, एक 12th वाला, जहां से बेसिक नॉलेज आपका हो जाएगा और ऑलमोस्ट सिलेबस भी कवर होगा। आगे हम बात करने वाले हैं, ये 19 चैप्टर हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 जो कि अब 12th हमारा स्टार्ट हो रखा है, तो ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स अगेन फिर एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रेगनेंसी क्या है, लैक्टेशन क्या है, पार्टिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर ये सारी बातें हमको करनी रहेंगी। नेक्स्ट 22 की अगर हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 22 जो हमारे पास आने वाला है इसके बाद, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक बात पे मैं आपका ध्यान ले आता हूँ, अगर आप बायोलॉजी 12th एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहाँ इसके बाद एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उन्होंने इसको इसी में मर्ज कर दिया है। ये देखिए, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, बर्थ कंट्रोल के मेजर्स क्या हो सकते हैं, प्रेगनेंसी, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होती है, कब तक सेफ रहती है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। सो नाउ 22 की अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात हो गई, विच इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। आगे मूव करेंगे हम चैप्टर नंबर 23 पर। 23 चैप्टर की अगर बात होगी सो वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, डिटेल इन डेप्थ नॉलेज मिलती है आपको कि जेनेटिक्स क्या है, और डीएनए आरएनए से लेकर के जो नॉलेज है इन डेप्थ वो इस चैप्टर में दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटेल नॉलेज लेनी होती है यहाँ पर आपको, डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से रिलेटेड। सिलेबस में आगे हम लोग देख रहे हैं 24, दैट इज इवोल्यूशन। एवोल्यूशन आप कह सकते हैं हिंदी में इसको विकास कह सकते हैं।
विकास की श्रृंखला क्या है, विकास का नियम क्या है, किस तरीके से विकास हुआ है, क्योंकि इस अर्थ पर ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ह्यूमन बीइंग आ गया था। आप जानते हैं कि पहले कुछ बेसिक ऑर्गेनिज्म आए हैं, कुछ पहले सेल बनी, एनारोबिक, एरोबिक। हालांकि जो शुरुआत में थ्योरी दी गई थी वो कुछ और थ्योरी दी गई है। कुछ थ्योरी ये कहती थी कि जो पूरा अर्थ है, पूरा यूनिवर्स है, वो कुछ 6 दिन में बन गया है। कुछ कह रही है थ्योरी की नहीं भाई, कहीं से स्पोर्स आए थे जो अर्थ पे लैंड कर गए, उसके बाद जो है उससे ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो गए। तो ऐसी थ्योरी के डिस्कार्डेशन के बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आई फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की, वो बिग बैंग थ्योरी है। तो कैसे एक सेल का ओरिजिन हुआ और कैसे वो सेल लगातार कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जो कि आज एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल, एज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ह्यूमन बीइंग ऑल्दो, सो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एक जटिल शरीर जो मानव है, वो कैसे बना, उसकी बात यहाँ पर आपको पता ही जाती है। अगला नंबर 25 की बात करें, चैप्टर नंबर 25 विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ क्या है, कैसे अफेक्ट हो सकती है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डिजीज कैसे है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है, डिफरेंट डिजीजेज आपको यहाँ को पढ़ने को मिल जाती है यहाँ पर, जैसे एस्केरियसिस है, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबेसिस, रिंगवॉर्म, चिकनगुनिया, फाइलियसिस, डेंगू, मलेरिया। मलेरिया की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने साइकिल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे चल रहे हैं भाई हम चैप्टर नंबर 26 पर। सर ये चैप्टर नंबर 26 और 27 जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ से थोड़ी सी बात जो है वो ज़रूरी हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी से। यहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो ऐसा प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये सब्जेक्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये प्रैक्टिकल फोकस ज़्यादा है कि हम कैसे जो है जीएमओज बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड बात यहाँ पे आपको करनी रहेगी। आगे चल रहे हैं भाई, 27 चैप्टर हो रखे हैं हमारे पास। अब देखते हैं ज़रा आगे क्या बचा रह गया। एक यूनिट है इकोलॉजी, उससे 3 चैप्टर हमारे यहाँ पर आ रखे हैं, 28, 29 और ये 30 हो गया। लेट मी चेक, हमने पिछला वाला 27 ही लिया है। ओके, सो यहाँ बात होने वाली है 28 चैप्टर, 29 और 30, ये तीनों चैप्टर एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के हैं, दैट इज इकोलॉजी। थोड़े से सिंपल रहते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा टेक्निकल टर्म है नहीं, कुछ कुछ ईवीएस से मैच कर रहे होते हैं यहाँ पे, पर डिटेल है ऑब्वियसली क्योंकि लेवल ऊपर है तो डिटेल तो होनी है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑल्दो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म वाला जो सेक्शन है वो कुछ रिड्यूस हुआ है, पॉपुलेशन पे फोकस रहा है, डिफरेंट रेट पे बात की गई है, इंटरेक्शन पे बात है। नाउ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे बात करनी है। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पर। एंड द लास्ट वन इज 30, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इससे रिलेटेड हमको बात करनी है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर को मिक्स करके आ रहा है तो वो पूछ सकता है कि भाई अभी अभी जो चीता लाए गए थे वो किस नेशनल पार्क में हमने रखे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको रखा गया था। ऐसे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से लिंक करके करंट अफेयर के साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो मोटा मोटे तौर पे पीजीटी बायोलॉजी में ये 30 चैप्टर आ रखे हैं। ये मैंने आपको आर्मी स्कूल से रिलेटेड जो पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, या फिर ईएमआरएस से रिलेटेड है, या यूपी पीजीटी बायोलॉजी जो लोग टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये सिलेबस बताया। हाँ, एक आध टॉपिक का एक आध जो चैप्टर है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेवल में, लेकिन बाकी मोटी बात यही है कि ये पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस था। अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं ज़रा चैप्टर से रिलेटेड, ताकि एक आइडिया हमको लग जाए किस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को रहेगा। सो यहाँ हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा था सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा चैप्टर या यूनिट है जिसके बाद ही आप अपने पीजीटी बायोलॉजी में एक्सेल कर सकते हैं। कुछ मैं बेसिक चैप्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो गई, या अगर हम अगली बात करते हैं जैसे कि एक हो जाता है सेल वाला चैप्टर, मैंने वहाँ पर भी किया था जब सिलेबस बता रहे थे, तो सेल वाला चैप्टर बहुत ज़रूरी है। ये वो चैप्टर है जो आपके बायोलॉजी का नींव बनाते हैं। सर आप बेहतर जानते हैं कि ये 2 चैप्टर से आपका नींव बनने वाला है। एक चैप्टर जो आपका किसी दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं है, बिल्कुल सेपरेट रहता है, एवोल्यूशन। इससे एक आइडिया लगता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है बायोलॉजी पढ़ने के लिए। सो आप एवोल्यूशन को ऐसे रख लीजिए कि जब आपका कोई आप कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बोरियत की तरफ आ गए, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बड़ा सिलेबस है और हमको तैयारी करनी होगी। कुछ एग्जाम में समय भी कम है, चलिए यूपी पीजीटी अभी डेट नहीं है लेकिन बाकी एग्जाम का डेट भी है, तो आप एवोल्यूशन को एज अ फैकल्टेटिव रख सकते हैं कि जब आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तब आपने एवोल्यूशन वाला टॉपिक उठा लिया, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट कर देता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ,
उसके बाद हमको बात करनी है, सो एनिमल किंगडम हो गया था, विच इज अनदर द पार्ट ऑफ, एक पार्ट ही कह सकते हैं इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सो एनिमल किंगडम की बात हो जाती है, या फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन से आपको आइडिया लगेगा और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बनेगा, एक समराइज हो पाएगा, पूरा इतना बड़ा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो समराइज हो पाएगा। देखते हैं जरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश होगी, एक डिस्कशन की कोशिश होगी। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है आज की डेट में, वो हमारे पास 5 किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, सर इसको जो दिया गया था वो R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया 1969 में, और मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू इट देयर आर 5 किंगडम, सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया जाता है। क्योंकि सर पीजीटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करनी भी पड़ेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि मैं अगर कहूँ आपसे ठीक, तो वायरस वगैरह के लिए कोई जगह हमारे क्लासिफिकेशन में नहीं। वायरस हो गए, वायरॉइड्स हो गए, प्राइन्स हो गए, लाइकेंस हो गए, उनको कोई जगह नहीं दी गई हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो दिस में हेल्प की किसी को ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई स्पेस नहीं मिला, कोई जगह या कोई ग्रुप नहीं मिला। वापस आते हैं सर, किंगडम कौन कौन से हैं हमारे पास। तो एक मोनेरा आपका किंगडम हो जाता है। दूसरे किंगडम की बात करें तो प्रोटिस्टा हमारे पास किंगडम हो जाता है। तीसरे किंगडम की अगर हम बात करेंगे, सो प्लांटी से पहले हम फंगस की बात कर लेते हैं, फंजाई हो जाता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लांटी एक किंगडम उन्होंने दिया जहाँ ऑल प्लांट्स आर प्लेस्ड, और उसके बाद एनिमेलिया किंगडम की बात की थी इन्होंने। इसको मैं बॉक्स में बंद करने की कोशिश कर लेता हूँ, ज़रा बॉक्स में इसको बंद कर लेते हैं ताकि ये अलग से दिखाई देते रहे हमारे पास। ये मोनेरा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटिस्टा हो जाता है। अगेन दिस इज द फंजाई, और इसके बाद प्लांटी। द 5th किंगडम इज एनिमेलिया। सो देयर आर बेसिकली 5 किंगडम्स, जिसमें हमने पूरी बायोलॉजी में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई कर लिया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं रिमूव हो जाता हूँ। ठीक है, वापस आके हम बात करते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर क्लासिफिकेशन को ऐड करें, सो यहाँ हम ले लेते हैं, सर जी किंगडम कितना हो सकता है। लेट मी करेक्ट दिस। अगर क्लासिफिकेशन की हमने बात करनी है, सो क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर हमारे पास सर 5 किंगडम हो रखे। पहले किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा है। सर मोनेरा की बात करें तो यहाँ पर प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाएगा। प्रोकार्योटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने बात करनी है किंगडम प्रोटिस्टा की, विच वॉज आवर 2nd किंगडम। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको रखना होगा यूकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर। यूकार्योटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बात होती है वो कहाँ होती है, प्रोटिस्टा में होती है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं सर फंजाई का, फंगस की आप बात कर सकते हैं। सो फंगस को अगर हम देखें तो ये यूकार्योटिक भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर। उसके बाद हमारे पास 4th किंगडम आ जाता है, दैट इज प्लांटी, एंड द 5th किंगडम इज एनिमेलिया। सो बार बार ना लिख करके यहाँ पे इन तीनों को एक साथ मार्क कर सकते हैं। ये कैसे रहेंगे, यूकार्योटिक, ये यूकार्योटिक रहेंगे और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर भी रहने वाले हैं। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं कई बार। जैसे उन्होंने पूछ रखा है प्रोकार्योटिक यूनिसेलुलर कहाँ प्लेस है, तो मोनेरा में है। यूकार्योटिक यूनिसेलुलर कहाँ प्लेस है, तो प्रोटिस्टा में है। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात करें तो यहाँ पर हमने यूकार्योटिक मल्टीसेलुलर को प्लेस कर लिया है। सर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो है, कोई नॉलेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न से रिलेटेड, तो आप नीचे जा कर के सब्सक्राइब
बटन क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको पता चल जाए कि इस एग्जाम से रिलेटेड हमको नॉलेज यहाँ पे मिल गई है। बाकी जैसा मैंने शुरू में भी कहा, अगर आप मैथमेटिक्स, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई कलीग हैं, आपके साथ काम करते हैं और वो टीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, पेपर पैटर्न की, पेपर कैसे आने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, और साथ ही साथ उसके सिलेबस से रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, तो इसी चैनल में वीडियो में जाकर के वो देख सकते हैं। वहाँ पर आगे हम लोग बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड। ये 5 किंगडम हमारे पास हो गए हैं। आगे अगर मैं चलता हूं तो इन किंगडम को आगे और फर्दर क्लासिफाई किया गया डिटेल में। मैं यहाँ पे आपके लिए एनिमेलिया किंगडम का एक क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं सर। ऑल दो एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो किंगडम है, और किंगडम से नीचे अगर हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में आते हैं तो आप जानते हैं फाइलम की स्टडी होनी है। पर एनिमेलिया में एक ग्रुप जोड़ा जा सकता है जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। ऑल दो प्रोटोजोआ, सर आपके मन में एक बात आई होगी, नहीं प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा में प्लेस कर रखे हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर मैं यहाँ ये बताने की कोशिश में लगा हूँ कि जो एनिमल है उनको प्रोटोजोआ के साथ लिंक्ड किया गया है, यानी प्रोटोजोआ कैन बी कॉल्ड एज द प्रिमिटिव एनिमल। जो बिल्कुल शुरुआती एनिमल है वो प्रोटोजोआ हो सकते हैं। उससे आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर बाकी लोगों को फिर क्या कहेंगे, यू मेटाजोआ उनको कहा गया। अगर हम यहाँ बात करें फाइलम की, तो सर टोटल फाइलम जो हमारे पास होते हैं वो 35 है एनिमल किंगडम में जी, 35 फाइलम। लेकिन अगर वो पूछ रहा है मेजर फाइलम सर कितने हैं, फिर प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि मेजर फाइलम जो है सर 11 है। तो यहां पर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आपको लग रहे हैं पर है नहीं। टोटल फाइलम अगर उसने कहने हैं तो 35 हो रखे हैं एनिमल किंगडम में, लेकिन अगर वो मेजर फाइलम की बात करेगा तो 11 हो रखे हैं। लेट्स सी देयर नेम, एक बार उनके नाम देख लेते हैं जरा यहाँ पर। जैसे पहले अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा हो जाता है। फर्स्ट फाइलम इज सर पॉरीफेरा, द सेकंड वन इज टीनोफोरा, नो इट इज सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा, आई एम सॉरी सीलेंट्रेटा। उसके बाद हमने बात करनी है सर तीसरे वाले की, टीनोफोरा, यहाँ सी साइलेंट रहेगा। नंबर 4 की अगर हमको बात करनी है सो प्लेटीहेल्मिन्थीज, वॉर्म लाइक एनिमल है बट फ्लैट वॉर्म होते हैं यहाँ पर। नंबर 5 की बात करें तो एस्केहेल्मिन्थीज से ऊपर बात करें एनेलिडा। नंबर 7 आर्थ्रोपोडा। नंबर 8 मोलस्का। नंबर 4 मोलस्का। नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा, स्पाइन होता है इनका, स्पाइनी बॉडी होती है तो इकाइनोडर्मेटा। नंबर 10 की यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, हेमिकॉर्डेटा। और नंबर 11 कॉर्डेटा। सो दीज आर दी बेसिक मेजर फाइलम जो है वो मैंने आपको यहाँ लिख करके दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर 11 फाइलम का। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इससे आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीजीटी बायोलॉजी से सिलेबस कवर करते हुए और वीडियो बनाई जानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन सर आप ही के लिए है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन के साथ वीडियो चाहिए, वो वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो कमेंट बॉक्स जो है वो आप ही के लिए है, आप उसको ज़रूर लिख करके जाएं। अगर आपको हेल्प हुई है तो आप लिखें कि आपको हेल्प हुई है। अगर आपको कोई सजेशन लगता है कि सर मुझे और बारे में जानना था कि कितना क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न कुछ और आपको जानना है, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखते हैं कि वहाँ देखते तो ज़्यादा लोग हैं पर लाइक नहीं करते। सो लाइक करने से सर हमको और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो एक परफेक्ट चीज़ है, लोगों को हेल्प कर रही है। सो वहाँ मोटिवेशन होता है कि और थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए। अगले पेज पर ज़रा हम चल रहे हैं, जहाँ पर हम जाकर के कॉर्डेटा फाइलम को थोड़ा बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर बात करें तो एनिमल किंगडम हमारा यहाँ पर एक ओवरव्यू हमको मिल रहा है फ्लो चार्ट की टर्म में। तो कॉर्डेटा की अगर हम बात करेंगे तो इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 सब फाइलम में। एक हो जाता है सर यूरोकॉर्डेटा, एक हो जाता है सर यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सर वर्टिब्रेटा,
उसके बाद वर्टिब्रेटा फर्दर क्लासिफाइड होता है नेथोस्टोमेटा एंड एग्नेथा में, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में आगे आप बात करेंगे तो कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्ट्रिक्थीज आ जाती हैं। उसके बाद नेथोस्टोमेटा जो है वो पाइसेस में डिवाइड हो जाता है और टेट्रापोडा में डिवाइड हो जाता है। लेट्स सी देख लेते हैं जरा कि यहाँ पे कैसे हो रखा है। उससे पहले इन दोनों को साथ में क्या कहा जाएगा, प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। जो मेंबर बिलोंग करते हैं यूरोकॉर्डेटा को और सेफेलोकॉर्डेटा को, उनको साथ में मिला करके प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो ये सब फाइलम आगे डिवाइड हो सकता है। एक हो जाएगा सर एग्नेथा और दूसरा हो जाएगा नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। यहां पर आपको साइक्लोस्टोमेटा की बात कर लेनी होती है, साइक्लोस्टोमेटा एक ही बात है यहाँ पर एग्नेथा में। नेथोस्टोमेटा में अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा सर एक पाइसेस हो गया, विच इज अ फिशेज, जिसमें फिशेज आ रखी होती हैं सारी। तो यहाँ पर फिशेज से रिलेटेड बात हो सकती है, ये देखिए आप। उसके बाद अगर हम और बात करने वाले हैं तो यहाँ जो अगला हमारे पास जो डिवीजन है वो क्या होने वाला है, सॉरी आई मस्ट टेक द पेंसिल, टेट्रापोडा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिशेज में बात करेंगे, पाइसेस में बात करेंगे तो यहाँ दो ग्रुप हो जाते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप का नाम हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरे ग्रुप का नाम हो जाएगा ऑस्ट्रिक्थीज। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या हमने बोला अभी, एक हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थाइज, और एक हो जाएगा ऑस्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। टेट्रापोडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्लासेस हैं फर्दर डिवीजन में। यहाँ पर 4 क्लासेस आपको पढ़ने को मिलती हैं। अगर हम देखें उनके नाम क्या हो सकते हैं तो आप जानते हैं पहला एम्फीबियन है, दूसरा रेप्टाइल है, थर्ड वन इज द एप्स एंड फोर्थ वन इज मैमल्स या मेमेलिया। सो राइट इट डाउन, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। पहला हो जाएगा एम्फीबियंस, क्लास का नाम है एम्फीबिया, मेंबर्स होते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट बात करेंगे तो रेप्टिलिया इज द क्लास, रेप्टिलिया, और इसके मेंबर को कहते हैं रेप्टाइल्स। अगली अगर हम बात करेंगे तो एप्स, जहाँ पर आपको क्या पढ़ने मिलता है, वर्ड्स के रिगार्डिंग स्टडी होता है, सारा वर्ड्स इसमें प्लेस रहते हैं। उसके बाद आपने देखना है लास्ट क्लास विच इज़ अ मेमेलिया। सो मेमेलिया क्लास में सारे मैमल्स की स्टडी होती है। इनके जो ऑर्गेनिज्म या मेंबर है उनको मैमल्स कहा जाता है। ये बात जो अभी तक की मैंने एनिमल किंगडम में एक जनरल क्लासिफिकेशन की बात की, ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से हम चीज़ें बाइफरकेट करके इन डेप्थ हमको जाना है। किसी एक चैप्टर को पकड़ के डेप्थ नॉलेज जब होगी तब हमारे पीजीटी बायोलॉजी में आने वाले क्वेश्चन आसानी से टैकल होंगे, प्रॉब्लम कम आएगी, कंफ्यूजन कम होगा और गलती होने के चांस भी कम होंगे। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन आपको दिया गया। इससे आगे की बात करते हैं जरा, सेल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। आई मस्ट ऐड दिस, हमने आपसे कहा था उसके बाद कि अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने कर लिया तो फिर आपको सेल पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है, उसकी नॉलेज के बिना फिर आगे बायोलॉजी में नहीं चल सकते। सेल को आप कैसे कवर कर सकते हैं, हम लोग सेल को कवर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ देख लेते हैं ज़रा, ये रहा आपका सेल। सेल में हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। सेल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। एक बार हमने इसको लिख लेना है सेल वॉल यहाँ पर, जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में तो होती नहीं है। आप जानते हैं प्लांट सेल जब होती है उसमें सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल होगी, पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। बड़े बेसिक क्वेश्चंस हो गए। आगे बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग हमको यह पढ़ना रहता है। और बाकी जो चीज़ बच गई है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट, जेली लाइक कंटेंट प्रेजेंट इन एनी सेल। इसको मैं यहाँ पर कवर कर देते हैं हम लोग। ये देखिए बॉक्सेस में आ गया, सेल वॉल आ गया, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा और फाइनली साइटोप्लाज्म हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हमको साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ स्टडी करनी होती है, तो वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सारे सेल ऑर्गेनेल्स का यहाँ पर स्टडी हमको करना रहता है। देखेंगे ज़रा कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है न्यूक्लियस, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल के सारे जो कंट्रोलर है वो न्यूक्लियस है। सेल के ऑल दी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। उसके बाद हमने बात करनी है माइटोकॉन्ड्रिया की। सो माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ द सेल बेसिक टर्म है। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है सर गोल्जी बॉडी की बात कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, या क्या कह सकते हैं उसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। आगे चलने के बाद हमने बात करनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ER। इट इज ऑफ टू टाइप, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ लेना है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की बात हुई। उसके बाद लाइसोसोम्स को हमें स्टडी करनी है। पैरोक्सिसोम्स हो सकते हैं, पैरोक्सिसोम्स। साइटोस्केलेटन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, सेल को शेप देने का काम होता है। साइटो, व्हाट हैपेंड, साइटो, एक सेकंड वेट करेंगे ज़रा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको बात करनी है साइटो स्केलेटन की बात हो जाएगी। एक लंबी लिस्ट और है, यहाँ पर देख लेंगे अब हम। वहाँ क्या छूटा है हमारे पास, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन हो गया। उसके बाद डिटेल स्टडी में हम पढ़ सकते हैं सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, सेंट्रियोल क्या हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं वैक्यूल से रिलेटेड। वैक्यूल से रिलेटेड एक कमाल की बात हमारे पास आ जाती है कि सर यहाँ पर अगर हम प्लांट में बात करें सो वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है, लार्ज वॉल्यूम कवर करता है सेल का 90 से 92% तक। और अगर हम यहीं पे एनिमल की बात कर रहे होते हैं सो एनिमल में हमारे पास ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैनी हैं, बहुत सारे हैं। जबकि यहाँ हम बात करेंगे तो जनरली 1 होता है, या फ्यू कह सकते हैं हम लोग, फ्यू होते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है सर प्लास्टिड्स को लेकर के। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यूग्लिना वगैरह में आपको मिल जाएगा क्लोरोफिल। नहीं तो प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल में है। सर प्लास्टिड्स का आप बेहतर जानते हैं कि प्लास्टिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हो रखा है हमारे पास। उसके टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया सर, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट हो गया सर, क्रोमोप्लास्ट। हम जानते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट में डिफरेंट कलर देते हैं, फ्लावर्स वगैरह को और पार्ट्स को, जो एक्सपोजर टू द लाइट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट है जिसकी हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो दिस इज द ल्यूकोप्लास्ट। नाउ ल्यूकोप्लास्ट की बात करें सो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है सर। एल्यूरोप्लास्ट हो गया, एल्यूरोप्लास्ट। उसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट के साथ हम बात कर सकते हैं सर इलायोप्लास्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे आर स्टोरिंग, कौन सा फूड ये स्टोर कर रहे हैं, इस बेसिस पर इनके 3 टाइप हो सकते हैं। एक बार रिवीजन ले लेते हैं क्विक हमारे पास। देखिए एक सेल ऑर्गेनेल जो है वो न्यूक्लियस हो जाता है, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी की बात करें, पैकेजिंग मटेरियल का काम, मटेरियल को पैकेज करने का काम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीज़ें बनाता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, आप जानते हैं। राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन जो है वो बनाया जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड्स बनते हैं, फैट बनते हैं या स्टेरॉइड्स बनते हैं, ऐसे हार्मोन जो लिपिड या फैट जिनका कंपोजिशन है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद राइबोसोम, एज आई सेड अर्लियर, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लाइसोसोम की बात कर सकते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है, बिकॉज अगर सेल डेंजर है तो फिर ये खुद से बस्ट हो जाते हैं। इनके पास, इनका पीएच एसिडिक है और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पैरोक्सिसोम की बात कर रहे हैं, साइटोस्केलेटन, हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। उसके बाद हम लोगों ने बात किया सेंट्रियोल का। ये बेसल बॉडी जो होता है, सीलिया फ्लैजेला जो स्ट्रक्चर है प्रोकार्योटिक सेल में या यूकार्योटिक सेल में, वहाँ पर जो बेसल बॉडी बनाता है वो सेंट्रियोल बनाता है। ये बात आपको थोड़ा याद रखनी है। वैक्यूल की बात कर सकते हैं, मैंने प्लांट में वैक्यूल की बात अलग से की, एनिमल में अलग से की। उसके बाद प्लास्टिड्स की बात हुई, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है, दूसरा टाइप क्रोमोप्लास्ट है, तीसरा टाइप ल्यूकोप्लास्ट है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर डिवाइड किया एल्यूरोप्लास्ट में, अमाइलोप्लास्ट में और इलायोप्लास्ट में। तो ये आपके सामने एक अच्छा तरीके से जो है एक बाइफर्केशन आ गया कि सेल को अगर कवर करना है तो दीज बेसिक पॉइंट शुड बी कवर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अब हम लोग चलने वाले हैं, किस चीज़ पर बात कर सकते हैं। देखिए जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, सेल की बात हो गई, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इकोलॉजी से रिलेटेड। तो इकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है मेनली, इकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, आई मस्ट चेंज दिस, वेट फॉर अ वाइल, हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। सो इकोलॉजी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो इकोलॉजी बेसिक यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा। लास्ट हमने बताया था आपको 3 चैप्टर लास्ट में जो थे वो इकोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वहीं से आ रखे हैं। सो आगे हम लोग बात करने वाले इकोलॉजी में, तो यहाँ हमको पढ़ना होगा इकोलॉजी क्या है। कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क से रिलेटेड स्टडी आपने करनी है। इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से न्यू ऐड हुए हैं, लोकेशन क्या है, ये पढ़ सकते हैं आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं कितनी है और कहाँ कहाँ पर कंट्री में लोकेशन है, किस स्टेट में कितना होगा। उसके बाद आपने पॉपुलेशन की बात भी कर लेनी थी। मैं ऑल्दो कंप्राइज करके कंप्लीट इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तीनों चैप्टर जहाँ समराइज हैं। पॉपुलेशन की बात है, ग्रोथ रेट की बात कर सकते हैं पॉपुलेशन के, जहाँ पर आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मिल जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो जाता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। उसके बाद एक अर्थमेटिक ग्रोथ हो सकती है। अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होगा, रिसोर्सेज का रोल क्या है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ग्रोथ कैसे होगा, अनलिमिटेड है तो ग्रोथ कैसे होगा। ऑल्दो वी ऑल नो कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, फॉर अ वाइल, फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए तो अनलिमिटेड लग सकता है रिसोर्स, लेकिन कंप्लीटली अगर हम बात करें रिसोर्स अनलिमिटेड है तो वो नहीं है। तो वहाँ कंपटीशन की जरूरत आने लगेगी। तो हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा कि इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात होगी। वहाँ पे डिफरेंट इंट्रैक्शन है हमारे पास, अगर हम यहीं से बनाने की कोशिश करेंगे तो सर म्यूचुअलिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया हमारे पास, कमेंसलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, अमेंसलिज्म हो गया, अमेंसलिज्म, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन, उसके बाद प्रीडेशन हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म भी एक तरीके का इंट्रैक्शन ही है, पैरासिटिज्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है सर कि म्यूचुअलिज्म में दो पर्सन हैं, जो दो इंडिविजुअल हैं, जहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है उनको दोनों को ही फायदा हो रखा है, ऐसे साइन बनता है, दोनों पॉजिटिव, दोनों को फायदा हुआ। कमेंसलिज्म में एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं है। अमेंसलिज्म में एक जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल, उसको नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं है, नाइदर गेट बेनिफिट नॉर गेट हार्म। सो वहाँ पर उसको हम जीरो से मार्क कर रहे हैं। कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में आप सर जानते हैं कि दोनों को ही नुकसान होना है, आप भी कंपटीशन के लिए ही ये सीरीज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सो नुकसान दोनों को हो जाना है कहीं ना कहीं। चलिए प्रीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ एक इंडिविजुअल बेनिफिट है, दूसरे को नुकसान हो रखा है। पैरासिटिज्म की बात करें तो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट है, दूसरे को नुकसान हो रखा है। सो ऐसे नोटेशन हम लोग देख सकते हैं कि नोटेशन से रिलेटेड उन्होंने ऑप्शन अगर बना दिए तो कैसे करेंगे। फिर मैं एक बार आपको कह देता हूं कि एनसीईआरटी बहुत मैंडेटरी है, अगर आप टीजीटी के लिए जाएं या पीजीटी के लिए जाएं, एनसीईआरटी आपका बेसिक बनाता है। आप बेसिक लेवल पे अगर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किए हैं 1 बाय 1, सो आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली टैकल होंगे, और साथ ही साथ जो आपका एक वो बनता है ना, एक प्लेन बन जाएगा कि जिसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, कि नींव डाल दी जाएगी एनसीईआरटी के थ्रू। आगे हम और बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कितना परसेंटेज एनिमल है, हमारा वर्ल्ड में कितना परसेंट है, बायोडाइवर्सिटी में कितना परसेंट है, अगर एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज हमारा परसेंटेज क्या है, ये सारी बात वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी एनसीईआरटी के अंदर। आप हालांकि डिटेल के लिए और बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, प्रैक्टिस मैंडेटरी रहती है हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में। उसके बाद हम लोग आगे अगर हम बात करते हैं, सो मॉर्फोलॉजी की बात कर ली जाए जरा। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आपने देखा था जो 11th का पोर्शन है आपके सिलेबस का हिस्सा है, यहाँ पर एनाटमी की बात हम लोग कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में जैसे हमने अगर स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पर हमको लीफ पढ़ने को मिल जाएगा, सर स्टेम हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ जो फ्लावर वगैरह हैं वो कैसे हैं,
फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं, एंड्राइशियम हो गया, गायनोइशियम हो गया सर। सो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाते हैं, यानी डिफरेंट कंडीशन हो जाती हैं। गैमोसेपेलस क्या है, गैमोपेटेलस क्या है, ये पेटल और सेपल की कंडीशन हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रूट्स पढ़ सकते हैं, सीड्स पढ़ सकते हैं, इनका स्टडी आपको करना होगा। मॉर्फोलॉजी बेसिकली हमने पहले भी कहा आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी है। लेट्स सी लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, और यहाँ पर फ्लावर में भी हमने कहा कि दो पार्ट हो रखे हैं हमारे पास, गायनोइशियम एंड दी एंड्रोइशियम। सो यहाँ हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इन सभी के कुछ ना कुछ बातें आएंगी, जैसे क्या, यहाँ पे कुछ बातें आएंगी इन लोगों की, जैसे कि आप इनके मॉडिफिकेशन पे ज़रूर फोकस करिएगा, कौन सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर है। जैसे अगर हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं, देखिए एक पोटैटो है और एक स्वीट पोटैटो है। अब प्रोनाउंसिएशन में सर जी पोटैटो लग रहा है, पर सर ध्यान दीजिए पोटैटो जो है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बेसिकली स्टेम होता है, आलू क्या है, एक तना है। और जबकि अगर हम बात कर रहे हैं स्वीट पोटैटो की, सो स्वीट पोटैटो जो है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो ये हो गया इन डेप्थ क्वेश्चन, ये इन डेप्थ क्वेश्चन की बात हो गई कि कैसे वो डिटेल में आपसे बात करने वाला है। आगे एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज़ की स्टडी कर सकते हैं, प्लांट टिश्यूज़ की, ऑब्वियसली फ्लावरिंग प्लांट है तो। उसके बाद आप यहाँ टिश्यू सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। बॉडी में जनरली प्लांट बॉडी में 3 तरीके का टिश्यू सिस्टम मिल जाता है आपको। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद हो जाता है एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद हो जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनके और भी नाम हो जाने हैं, जैसे एपिडर्मल का जो होता है वो आउटर टिश्यू सिस्टम हो गया, आउटर बाउंड्री रिप्रेजेंट है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो बेसिक फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हो गया। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे सो कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम हो गया। सो ऐसी बात यहाँ करनी रहेंगी। उसके बाद हमको पढ़ना होती है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ। अगर प्लांट की बात करें तो जनरली एनाटॉमी जो है वो थोड़ा सा बोरिंग सेक्शन जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में देखिए एग्जामिनर ये समझ के बैठा हुआ है कि जो सिलेबस आप छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आपको बोर कर रखा है, सो वो ही जो आपकी रैंक है वो उसको डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी में बात करें तो सीट वैकेंसी जो है वो बहुत कम होने वाली है। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पर भी फोकस करना है जो क्वेश्चन सारे लोग नहीं करेंगे। अगर हम पूरी बायोलॉजी की बात करें तो एनिमल के बारे में पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ ह्यूमन आ जाता है मेजर पोर्शन जो है, पर प्लांट की स्टडी थोड़ा सा दिक्कत करती है बॉटनी वाला सेक्शन। तो बॉटनी जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, एनाटॉमी हो गई, ये आपकी रैंक बूस्ट कराते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबने करने हैं, जितने एस्पिरेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने जेन्युइन तैयारी की है उन सब ने वो क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी रैंक बढ़ाएंगे, जो आपको औरों से अलग करके सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये वो सेक्शन हम लोग पढ़ा है एनाटॉमी में। सेकेंडरी ग्रोथ हमको यहाँ स्टेम में भी पढ़नी होती है, लीफ में भी पढ़नी होती है, और साथ ही साथ एक पोर्शन हमारा रह गया रूट में भी हमको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी होती है। अगेन ये तीनों चीज़ें हम लोग अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़ सकते हैं कि सर जी डाइकॉट में क्या कंडीशन होती है और मोनोकॉट में क्या कंडीशन होती है, कहाँ पर ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी, कहाँ नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें आपको करनी है। इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि जो बड़ा सा सिलेबस है उसको एक समराइज करके आपको दिखाने की कोशिश हो कि नहीं कुछ भी बड़ा नहीं, अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इससे आगे की बात अब हम करना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक पूरा यूनिट की तरह हमारे सिलेबस में रखा हुआ है, और रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना रहेगा प्लांट में भी और एनिमल में भी। सो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर एनिमल में आपको ह्यूमन में टारगेट किया रखा है, जो कि 12th की फर्स्ट यूनिट है, 12th एनसीईआरटी में आप देखेंगे। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रखा है वहाँ पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ कुछ हेडिंग है, जैसे हमें पकड़ के चल रहे होंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल स्टडी आपको होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस पार्ट को क्या कहते हैं, किस पार्ट का कहाँ पर क्या रोल है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने बात कर लेनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, आप सभी लोग को पता होगा। एक और साइकिल होता है सर, एक होता है ऑस्ट्रस साइकिल, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रस साइकिल कहाँ पर मिलेगा, हालांकि ये भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ही है। अगली बात करते हैं जरा गैमीटोजेनेसिस से रिलेटेड।
सो गैमीटोजेनेसिस में आप बात करेंगे सो फिर से दो टाइप का हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो मेल में है कि फीमेल में है। एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज oogenesis. So oogenesis basically is a process to prepare female gamete, ovum या egg, और spermatogenesis is the preparation of the sperm or the male gamete. उसके बाद सबसे पहले क्या करा, सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद आपने गैमीटोजेनेसिस कर लिया। अब जब गैमीट बन गए हैं तो फर्टिलाइजेशन जब आप करा देंगे उसके बाद प्रेगनेंसी की बात आने वाली है। प्रेगनेंसी हो गया है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे चर्चा जरूरी है सर जी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस है, मॉर्यूला है, ब्लास्टुला है, कौन सी स्टेज कब जा करके कितने, कौन सी स्टेज है जो इम्प्लांट होती है एंडोमेट्रियम में यूट्रस के, उसकी बात करनी होगी। उसके बाद फाइनली क्योंकि जब गेस्टेशन पीरियड समाप्त होगा, कंप्लीट होगा, 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे, सो फिर होगी डिलीवरी जिसको हम कहते हैं पार्टीरीशन। आफ्टर दैट फिर स्टार्ट होने वाला है लैक्टेशन, मैं यहीं पर इसको ऐड कर रहा हूँ, लैक्टेशन। सो ये कुछ जनरल आइडिया हमने आपको देने की कोशिश की कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिए जरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमीटोजेनेसिस, जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन की बात हमने करनी है, उसके बाद प्रेगनेंसी क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसकी स्टेजेस, पार्टीरीशन की बात होगी और यहाँ लैक्टेशन की बात होगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, अपने चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं, सो इट विल टेक टाइम, बट कंफ्यूजन का चांस खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने बैठे हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो वीडियो को देख रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और काम कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, घर के भी बहुत सारे काम उनको होंगे। अचानक से उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए सर, यहाँ पर 2 टॉपिक उन्होंने अगर मान लीजिए कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद उनको अचानक से कोई काम आ जाता है 2 टॉपिक के बाद, तो अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप मार्क कर देंगे वहाँ पे। जब आप वापस से रिज्यूम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपको 3rd हेडिंग पर जाना है। कई बार क्या होता है, हमने एक बुक ले ली, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 3रे पेज पर पहुंचे ही थे कि कोई वर्क आ गया, बंद करके जाना पड़ा, लौट करके आए तो फिर वापस से उसी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आप ऐसा फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रखे होते हैं, सो ये आसानी हो जाती है स्विच करने में कि आप कब छोड़ करके जा रहे हैं, कब वापस आकर के रिज्यूम कर रहे हैं। सो टॉपिक वाइज टॉपिक आप चेक भी कर सकते हैं, मेरा कौन सा टॉपिक कवर हो गया। कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जो थोड़ा मुश्किल है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि मुझे मुश्किल लगता है, तो आप यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर दीजिए, आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कीजिए और उसके बाद आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमने फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करने वाले हैं, इसको हम रब कर देते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट में देखिए ज़रा क्या क्या बातें हम लोग को करनी रहेंगी। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में भी अगेन वैसे ही चलना है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, आप जानते हैं प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है फ्लावर, वो फ्लावर है। रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो फ्लावर है, फ्लावरिंग जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है। यहाँ पे फिर से एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, कौन सा मेल पार्ट होगा, मेल गैमीट बनाएगा, कौन सा फीमेल बनाएगा, गाइनोइशियम हो गया। उसके बाद जब गैमीट प्रिपरेशन हो जाती है, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगेन नेक्स्ट वन इज द मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सर यहाँ पे मैं आपका फोकस दिला दूं, इन 2 चीज़ों में हमारे पास स्टेजेस हैं। सो स्टेजेस के नाम जरूर आप अच्छे से पकड़ लें, अच्छे से देख लें कि कौन सा स्टेज किसके बाद आता है, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है तो वहाँ पे डेप्थ में जब बात की जाएगी तो आपको स्टेजेस प्रॉपरली आना चाहिए वहाँ। उसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं तो क्योंकि गैमीट बन चुका है, फर्टिलाइजेशन की बात होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए कुछ कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा मैच कर रहा है यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करने जाएंगे तो सर आप जानते हैं यहाँ स्टेजेस हो रखी होती हैं। जैसे पहले प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो के बाद यहाँ पर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने वाला है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद आपने बात कर ली सर मैच्योर एम्ब्रियो बन गया है यहाँ पर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये वाली बात जो मैंने लिखी 4 स्टेजेस, यहाँ से देखें कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। उसने कहा विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो करेक्ट ऑर्डर आपको आना चाहिए कि पहले प्रो एम्ब्रियो है, फिर ग्लोबुलर है, फिर हार्ट शेप्ड है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो है।
सो ये ऑर्डर कई बार देखिए आता तो है हमें, पर एग्जाम टाइम में वो कंफ्यूजन हो जाती है वहाँ बैठ करके। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमको ध्यान लेकर के चलना होगा। उसके बाद यहाँ डिटेल में हमको सीड पढ़ने रहते हैं। सीड के भी टाइप होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल। सर आप जानते हैं सीड एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बात करेंगे फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में भी टाइप हो जाते हैं, जैसे ट्रू फ्रूट्स हो गए, फॉल्स फ्रूट्स हो गए। एक और चीज़ है जैसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये कुछ अलग हटके बात हो जाएगी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यहाँ पर हम देखते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है फ्रूट डेवलप हो जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज द बेसिक एग्जाम्पल, बनाना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हम अगर इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हेल्पफुल रहेंगी। मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, सीड हो गए, उसके बाद फ्रूट्स की बात कर लेनी है। यहाँ डिफरेंट स्टेजेस हो गई, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एंड दी मैच्योर एम्ब्रियो। कहने का मतलब ये है कि आसमान में छेद क्यों नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो। तो थोड़ा सा मेहनत करके हमें वो पत्थर वहां तक पहुंचाना होगा ताकि जो आसमान है वहां पे छेद हो जाए। तो बिल्कुल पीजीटी बायोलॉजी क्रैक हो जाएगा, लेकिन हमें मेहनत करके चलना होगा। ठीक है, जरा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जिस टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं 11th और 12th में जाकर के, वो हो गया बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड भी। असल में ये जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल है ये आपको लिंक कराता है केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पे। क्या हमने कहा अभी बायोमोलिक्यूल्स, जब आपको सिलेबस बता रहे थे तब भी कहा था द कार्बन कंपाउंड फाउंड इन अ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, एक हो जाते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, एंड द सेकेंड वन इज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जनरली जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में छोटे कंपाउंड है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, दीज आर दी मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं देखें जरा, मोनोमर का कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं सर अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं सर, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सर न्यूक्लियोटाइड हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये सारे मोनोमर हमारे पास रहेंगे। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की जरा बात कर लेते हैं। सो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया सर, आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया सर, प्रोटीन हो गया, उसके बाद हमने पॉलीसेकेराइड्स की बात कर ली है, पॉलीसेकेराइड्स हो गए हमारे पास। उसके बाद सर जेनेटिक मटेरियल हो गया। जेनेटिक मटेरियल हम सब जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का रहेगा, एक डीएनए रहता है, एक आरएनए रहता है। अब यहाँ बात समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, जरा देखिए। अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो ये मोनोमर है, और ये किसका मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर है। मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये देखेंगे जरा, ये मोनोमर है किसका, प्रोटीन का। ऐसे ग्लूकोज की बात करिए, सो इट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीसेकेराइड। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो ये मोनोमर किसका हो गया, डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का। ऐसे बातें लिंक हो जाती हैं। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड दो बार हमने कर लिया, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ आप कौन कौन से बॉन्ड आ रखे हैं, जैसे बॉन्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, सो बॉन्ड से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो जैसे हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट है ये हमको देखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद आपने बात कर ली सर पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमने बात कर लेनी है कि यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या लिंकेज कहाँ पर प्रेजेंट हो रखी है। तो ये बात हम लोगों ने कर ली। ये जो मैं तीन बातें लिख रहा हूँ ये तीन अलग अलग डोमेन है, पर बात घूम वही रही है सर। देखिए अगर हमने अमाइनो एसिड उठाया, मोनोमर है प्रोटीन का, और बॉन्ड कौन सा होगा, दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड किस बॉन्ड से लिंक्ड हो जाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे जरा, इस बॉन्ड से लिंक होंगे, पेप्टाइड लिंकेज से। कौन लिंक्ड होगा, अमाइनो एसिड लिंक होकर के बना रखेंगे प्रोटीन। अब जरा यहां पर देख लीजिए, अगली बात करते हैं। जैसे हो गया हमारे पास, आई मस्ट चेंज द कलर,
यहाँ ग्लूकोज की बात करते हैं। अब ग्लूकोज जो है मोनोमर किसका है, पॉलीसेकेराइड, ये एक पॉलीमर है। बॉन्ड कौन सा यूज हो रहा है सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यूज हो रही है। अगली बात कर लेते हैं जरा, फिर से जो कलर चेंज करके हम लोग बात कर लेंगे एक बार। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो सर ये क्या है, ये मोनोमर है। किस चीज का मोनोमर है, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल का मोनोमर है, डीएनए और आरएनए का मोनोमर है। अब दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो ये बात कैसे रिलेट करनी है एक दूसरे से, ये हमने यहाँ पर समझाया गया। देखिए इस तरीके से अगर हम चलते भी जाएं तो पूरा बायोलॉजी तो कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अब आपको ये देखना है कि अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज अगर आपको प्रोवाइड कराई जाए, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यस वी वांट वीडियो फ्रॉम दिस लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप कि हम और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।